देखिए, मैं मीडिया के ज़रिए ही मुझे ये बात पता चली है कि कोई ऐसी तीसरी अघाड़ी बनाई जा रही है अजीत पवार साहब द्वारा, और उसमें वो एमआईएम को भी शामिल करना चाह रहे हैं। तो अभी तक ना तो मेरे पास कोई संकेत आया है, ना कोई संदेश आया है, ना किसी से कोई बात हुई है। और मैं महाराष्ट्र का एमआईएम का अध्यक्ष होने के हैसियत से जो भी फ़ैसला होना है, अगर किसी अलायंस के साथ जाना है तो वो असद साहब और मैं मिलके ही उसको फ़ाइनल करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आता है कोई अच्छा प्रस्ताव आता है जिसके अंदर मुसलमानों को अच्छी नुमाइंदगी मिल सकती है, तो हम उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे। क्योंकि आज हमको एक बात समझ में आ गई है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर एक भी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी आज देश के अंदर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, मुसलमानों ने 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर वोट किसको दिया? तो सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज़ को दिया। चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी हो, या कांग्रेस पार्टी को हो। और नतीजे में उन्हें तोहफ़ा क्या मिला? तो विधान परिषद का जब मौका आया तो विधान परिषद के अंदर एक भी मुसलमान को वहाँ पर विधान परिषद के अंदर भेजा नहीं गया। 30 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन तैयार हो गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र के अंदर आज हमें देखने को मिल रही है। और इसकी कोई जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर जाती है तो वो राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा उन तमाम लोगों के ऊपर जाती है, उन तमाम मौलानाओं के ऊपर जाती है जिन्होंने रोड के ऊपर खड़े रहकर ये कहा था कि नहीं, हमको इन्हें वोट देना है करके। तो आपने कभी ये सौदा नहीं किया है कि हम अगर आपको वोट देंगे तो आपने कम से कम हमारे 2 विधान परिषद के अंदर भेजना चाहिए, 1 लोकसभा के अंदर कम से कम जाना चाहिए। जो इकलौता एक था उसे भी हरा दिए, यही लोगों ने मिलकर हराए हैं। तब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अब नया विधान सभा का वो आ रहा है इलेक्शन, अलायंस हो या ना हो, हम तो पूरे डट के अब मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए साहब, अब राजनीति के अंदर ऐसा हो गया है कि रात में किसके साथ रहते हैं, रात में सोते किसके साथ है, सुबह उठने के बाद है तो किसके साथ चले जाते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र आप देख रहा है। छगन भुजबल साहब किससे मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये उनका ज़ाती इख्तियार है करके, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ करके। लेकिन अब राजनीति बहुत घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। सब अपना अपना ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदा देखने के लिए कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक़ रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहाँ पर है तो लोगों के बीच जा कर नहीं, हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोजड़ी ओढ़कर कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहाँ का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए। और उसका नतीजा ये मिलता है, तुम पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहाँ छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुँचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को। या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर, नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकद दिखा के रहेंगे। विशालगडावर ज्या पद्धतीनं जाळपोळ झाली, तोडफोड झालेली आहे, ते आपण पोलिसांच्या भूमिकेकडे कशा पद्धतीने? देखिए, पुलिस ने वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहाँ पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहाँ पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा वो वर्दी, उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा। लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी जिसकी कसम खाए है आपने
कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके। जहाँ पर भी लोगों के साथ नाइंसाफ़ी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे, फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब, बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था, या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफ़र करते हैं, उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं, हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं करके ये आपने बताना चाहिए। आप जाएंगे वहाँ पर, हालत ऐसे? देखिए, मेरी तो ये है कि मैं ख़ुद जाना वहाँ पर चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, हाँ, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है इन मुसलमानों के लिए, शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है, कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है, उनके नेता वहाँ पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तुम मार रहे हैं। गेल्या कित्येक वर्षापासून त्या ठिकाणी ते सर्व राहत होते आणि आता ही अतिक्रमणाची कारवाई योग्य वाटते का? भाई, अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके। उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवारें लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवार लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखे, हाँ, और वहाँ पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई। हाँ, क्या अब ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। हाँ, तो हम भी कोई कमज़ोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं? हाँ, कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। हाँ, बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम। हम भी सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को ये साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं